गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम लोग अपने नए टॉपिक के साथ अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कूलॉम्स लॉ, कूलाम का नियम। पहले हम ये जान लेते हैं ये कूलाम कौन थे। आपके सीबीएसई के बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेना चाहिए। चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलाम, फ्रांस के रहने वाले फिजिसिस्ट, ने एक फौजी इंजीनियर के रूप में अपना कैरियर स्टार्ट किया। 1776 में वे पेरिस लौट आए तथा एक छोटी सी संपत्ति बनाकर एकांत में अपना शोध कार्य करने लगे। बल के परिमाण को मापने के लिए इन्होंने एक ऐंठन तुला का आविष्कार किया और इसका उपयोग इन्होंने छोटे आवेशित गोलों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बलों को ज्ञात करने में किया। सन 1785 में ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम को खोज पाए, जिसे आज का कूलाम नियम कहते हैं। इस नियम का पहले भी अनुमान प्रिस्टले तथा कैवेंडिश ने लगाया था, परंतु कैवेंडिश ने अपने परिमाण कभी प्रकाशित नहीं किए। कूलाम ने सजातीय तथा विजातीय चुंबकीय ध्रुवों के बीच लगने वाले व्युत्क्रम वर्ग का भी पता लगाया। ये हम बस जानना चाहते थे, आपको बताना चाहते थे कि कूलाम कौन थे। कूलाम महोदय ने बताया कि ब्रह्मांड में कूलाम के अनुसार जो बिंदु आवेश होते हैं, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल को कूलाम बल या वैद्युत बल कहते हैं। देखिए 11th में आपने पढ़ा होगा न्यूटन का नियम, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। उसमें न्यूटन ने बताया था कि ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। वो द्रव्यमानों के सापेक्ष होता था। अब यहाँ करें बिंदु आवेश। आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि आवेश क्या है, वो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इनके कारण है। तो इनका अपना द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान नहीं लेना है हमको, क्या लेना है, इनका आवेश, और उसी आधार पे समझना है। तो कूलाम के अनुसार ये आवेश, दो बिंदु आवेश भी एक दूसरे पर बल लगाते हैं और इस बल को कहते हैं कूलाम बल या वैद्युत बल कहते हैं। आगे कूलाम ने कहा कि ये जो इनके बीच जो बल लगता है, वो बल इनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, इनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इनके आवेशों Q1 Q2 का गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की जो दूरी है r, उसका वर्ग के व्युत्क्रम के समानुपाती। दोनों को अगर हम संयुक्त रूप से लिख दें, एक साथ लिखें, तो ये हो जाएगा F समानुपाती Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। समानुपात का चिन्ह हटाते हैं तो आपको पता है हम क्या लिखते हैं, कोई न कोई एक नियतांक हमको लिखना पड़ता है। तो यहाँ एक नियतांक लिखते K। इस K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसे एप्सिलॉन नॉट भी कहते हैं। नॉट माने भी जीरो, जीरो तो एज इट इज जीरो है, हम लोग यहाँ बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। बल का मात्रक न्यूटन ही होता है। तो इस के का मान आप यहाँ से पक्षांतर करके देख सकते हैं। के मान को निकाल सके, के का मात्रक निकाला जा सकता है। और के एक नियतांक है जिसका मान कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है। इसका वैल्यू 9 × 10⁹ के होता है। ये जो वैल्यू निकाला गया है, ये तब निकाला गया जब इन दोनों आवेशों के बीच निर्वात हो या वायु हो। तो फार्मूला आपका किसके लिए हो गया, बल हो गया निर्वात में कितना, 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाई R स्क्वायर।
अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई माध्यम हो, इनके बीच में कोई माध्यम हो, तो हम क्या करेंगे, एक नया इसमें टॉपिक ले लेते हैं, एक नया चिन्ह ले लेते हैं, एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन जीरो को कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, और जब कोई माध्यम रख जाए, माध्यम इसके अंदर अगर बदल जाएगा तो एप्सिलॉन जीरो के साथ साथ क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन जीरो के साथ साथ एप्सिलॉन आर, जिसे कहते हैं माध्यम की वैद्युतशीलता। आप इस फार्मूला में देखेंगे थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। अगर माध्यम बदल गया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो के साथ हम क्या लिख लेंगे, एप्सिलॉन आर। और इस दोनों चूंकि नियतांक है तो इन दोनों की जगह एक चिन्ह आ जाता है, उससे हम कहते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन, इस एप्सिलॉन को माध्यम का हम परावैद्युतांक कहते हैं, या आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं। तो फार्मूला हमारा दो तरह से हो गया, क्या क्या, एक निर्वात में सिंपल, और दूसरा अगर माध्यम बदल गया तो उसी में हम एप्सिलॉन आर से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे ये चीज पूरा सेम है, ये वाला ये निर्वात वाला है और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर। तो हम क्या समझ सकते हैं दूसरे तरह से कि अगर यह बल किसी अन्य माध्यम में निकालना है, यह बल किसी अन्य माध्यम में निकालना है, तो आप निर्वात वाला बल और डिवाइड कर देते हैं उसको उस माध्यम के वैद्युतशीलता से। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। यह इस प्रकार से ये फार्मूला ये उसके आंकिक रूप में है और ये उसके डिनोशंस के रूप में है। तो आप इसे नोट कर लेंगे अच्छी तरह। और ये जो माध्यम होता है, माध्यम में ध्यान देना है हमको, जब एप्सिलॉन आर माध्यम की वैद्युतशीलता से हम इसको डिवाइड करते हैं तो माध्यम तो बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बल कम हो जाएगा। अर्थात कोई भी आवेश अगर निर्वात में जितना बल लगाता है उसके बीच कोई माध्यम रख देंगे तो वह बल और कम हो जाएगा। फार्मूला सेकंड से आप देख सकते हैं इसको, इस चीज को आप फार्मूला सेकंड से देख सकते हैं। यह आपका फार्मूला सेकंड, निर्वात वाले बल को डिवाइड कर दिया माध्यम के वैद्युतशीलता से, तो आंसर जो आएगा वो कम हो जाएगा। मतलब कि स्पष्ट है कि माध्यम बदलने पर कूलाम बल घट जाता है। जैसे ही आप माध्यम बदलेंगे कूलाम बल घट जाएगा। आगे चलते हैं। विभिन्न माध्यमों के अलग अलग एप्सिलॉन आर का मान है। वायु या निर्वात का मान हमेशा 1 होता है। अभ्रक के लिए एप्सिलॉन आर का मान 6 होता है। पानी के लिए 80, धातु के लिए अनंत। तो हम समझते हैं कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार फिर से देखते हैं शॉर्ट में। कूलाम ने कहा किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी r के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। समानुपात का चिन्ह रख देते हैं। चिन्ह रखने पर जब हमें जो फार्मूला मिलता है वो फार्मूला हमारा ये मिलता है और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसी पर हमारे सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, तो इस पर हम स्टार बना लेते हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और इसी फार्मूला में अगर माध्यम बदल जाता है तो हम क्या बदल देंगे, उस माध्यम की वैद्युतशीलता को लिख लेंगे। माध्यम बदलने पर उस माध्यम की वैद्युतशीलता को लिख लेंगे साथ में। ठीक है, तो एक इसी पर एक क्वेश्चन है, आपका एग्जाम्पल देखते हैं। यदि दो समान 1 कूलाम आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हों तो ज्ञात कीजिए। निर्वात में कूलाम बल, पानी में कूलाम बल, धातु में कूलाम बल। 3 सेक्शन है, इसे आप देखें बड़े अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। हम यहाँ पे देखते हैं गिवन क्या क्या हुआ है। गिवन दिया हुआ है 1 कूलाम, 1 कूलाम के 2 आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर, तो हम लिखते हैं Q1 बराबर Q2 बराबर 1 कूलाम, R बराबर 1 मीटर। निर्वात में कूलाम बल का जो फार्मूला है फार्मूला लिख लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर।
सारे के मान रख दीजिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का 9 × 10⁻⁹, Q1 Q2 का मान 1 1 रखेंगे, इसका मान 1 रखेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा 9 × 10⁹। यहाँ पर हमको ये ध्यान देना है, देखिए ये जो F निर्वात का आया है वैक्यूम, ये जो फार्मूला आया है, ये फार्मूला ध्यान दीजिएगा कितना है 9 × 10⁹। अब चलिए माध्यम बदल गया, माध्यम क्या हो गया, पानी, पानी में कूलाम बल। तो हमने आपको बताया था सिंपल, ये रिजल्ट तो आपने ऑलरेडी फाइंड कर लिया। अब पानी बदल गया तो पानी का हम एक एप्सिलॉन आर फिर लिख के डिवाइड कर देंगे, तो निर्वात में डिवाइड कर दिया एप्सिलॉन आर से, ठीक है। तो अब देखिए कितना आता है आंसर, 80 से डिवाइड कर देंगे तो कितना 1.1 × 10⁸। ये कितना था 9 × 10⁹, ये 1.1, तो ये कितना हो गया, कम हो गया वैल्यू। यही बात वहां पे कही गई थी कि माध्यम बदलने पर कूलाम बल घट जाता है। तो देखिए ये निर्वात में 9 × 10⁹, और यहां पर 1 और पावर में भी कम हो गया × 10⁸, ठीक है, तो बहुत कम है। अब आगे देखते हैं धातु में कूलाम बल। धातुओं के लिए एप्सिलॉन आर का मान अनंत होता है, तो निर्वात बल डिवाइडेड बाय अनंत, और आप जानते हैं किसी संख्या में अनंत से भाग देंगे तो शून्य आता है, तो धातुओं में कूलाम बल शून्य, बिल्कुल खत्म हो गया। तो देख लिया आपने, निर्वात में कूलाम बल अधिक होता है, माध्यम बदलने पर कम हो जाता है, अगर धातुओं की बात करें तो शून्य हो जाता है। एक और एग्जाम्पल इसी तरह आप देखिए, इसमें 2 समान गोले जिन पर विपरीत परंतु असमान आवेश हैं, एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं, उनको आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है, तो वे एक दूसरे पर 0.025 न्यूटन बल लगाते हैं, तो दोनों पर अंतिम आवेश कितना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप गिवन लिख लीजिए, गिवन क्या क्या है। इसमें हमने आपको हिंट के लिए लिख दिया है एक कंसेप्ट लिखा हुआ है हिंट के लिए। देखिए क्या कहा, फिर से देखते हो क्वेश्चन को, क्या कहा क्वेश्चन में कहा 2 समान गोले जरा जिन पर बराबर परंतु असमान आवेश हैं, गोले तो समान है, गोले साइज में समान है, और परंतु असमान आवेश है, उन पर चार्जेस जो हैं वो डिफरेंट हैं, एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, उनको स्पर्श कराते हैं, स्पर्श कराने के बाद फिर हटा देते हैं। तो हटा देने पर पूछा है कि स्पर्श दूरी पर रख दिया जाता है, हटा करके जब रखते हैं तो उन पर इतना बल लगता है, दोनों पर कितना आवेश है। तो आप ये ध्यान दीजिए कंसेप्ट इसका कि हम जैसे ही इसको स्पर्श कराएंगे, दोनों के आवेश मिक्स हो जाएंगे। पहले कहा है स्पर्श कराने से पहले उस पर आवेश कम है, इस पे ज्यादा है, असमान, और जैसे ही आप दोनों को स्पर्श कराएंगे दोनों का आवेश चालन विधि द्वारा दोनों का आवेश बराबर हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा फिर उसको अलग अलग करेंगे तो आधा आधा बट जाएगा। इसका मतलब Q1 Q2 का मान सेम आएगा। तो हम क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे Q1 Q2 बराबर Q, R बराबर 90 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उसको मीटर में चेंज कर दीजिए, 90 × 10⁻² मीटर, सिंपल है। बल दिया हुआ है कि जब हम अलग करते हैं तो कितना न्यूटन का बल लगाते हैं, इतना न्यूटन का बल लगाते हैं, ठीक है। तो कूलाम के फार्मूला से, इसमें माध्यम की बात नहीं की जा रही है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है वैक्यूम वाला सिस्टम है, और कूलाम के नियम से फार्मूला रखेंगे और सबका वैल्यू पुटअप कर दीजिए। वैल्यू पुटअप करके देखिए, पूरा हमने एक एक कैलकुलेशन किया हुआ है, आप कैलकुलेशन कर लेंगे और ये आपका पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर कर तो Q² की वैल्यू आएगी, वैल्यू किसकी आएगी, Q² की, और Q² का फिर रूट निकाल दिए तो 1 Q का वैल्यू आ गया, और 1 Q का मतलब ±1.5 इंटू किसी पर धन किसी पर ऋण, तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आपको बताया गया है विपरीत परंतु असमान आवेश, तो प्लस माइनस आ गया आपका, ठीक है। तो इसमें हमको थोड़ा सा कंसेप्ट यही बार बार ध्यान देना होगा कि 2 गोलों को स्पर्श कराने पर कुल आवेश आधा आधा बट जाएगा, स्पर्श कराने के बाद जो इनका आवेश है वो आधा आधा बट जाएगा,
चलिए आगे देखते हैं। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कूलाम के नियम का सदिश वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। माना दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 हैं, जिनके मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः R1 तथा R2 हैं। ठीक है। सदिश योग के त्रिभुज नियम से देखिए, सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या था, फिगर तो आपका आगे है, लेकिन चूंकि सिस्टम यहाँ पे है तो हम एक बार इसको फिर से बना लेते हैं। ये हो गया आपका मूल बिंदु, ये हो गया आपका R1 और ये हो गया R2। ये हो गया R1 और ये हो गया R2, और इसको यूं कर दिया, एक आवेश Q1 एक आवेश Q2, वेक्टर R1 R2। अब देखिए सदिश योग के त्रिभुज नियम से अब हम किसी भी हमने आपको वहां पे क्लास 11 में बताया गया है कि R1 से जब हम चलते हैं तो यहाँ वेक्टर फॉर्म में क्या करते हैं, एक साइड से चला जाता है, किसी एक साइड से चलिए। मान लीजिए आप यहाँ से चल रहे हैं, यहाँ से 1 से 2 की ओर जा रहे हैं, तो इसको 2R21, ठीक है, 2 की ओर 1 से, तो ये हो गया। अब आप यहाँ चलिए, R1 प्लस, ये भी प्लस रहेगा, ये उल्टे दिशा है तो माइनस R2 लिख देंगे। ठीक है, ये उल्टे दिशा में है तो माइनस R2 लिख देंगे। अब हमको R21 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि परिणामी वेक्टर हमारा यही है R21, इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू चाहिए तो हम इसको वहीं पर रहने दीजिए, इसको उस पार कर दीजिए तो हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस R2 हो जाएगा, ये ले जाएंगे तो माइनस R1। ये वैल्यू हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म में इसका। आगे फिगर भी देखते हैं। अतः Q1 का ये देखिए मूल बिंदु O के सापेक्ष दो आवेश हैं Q1 और Q2। ये है R1, इस Q1 की पोजीशन क्या है, मूल बिंदु O से R1 है, वेक्टर R1, और Q2 की पोजीशन क्या है, वेक्टर R2 है। इस R1, ठीक है, तो हमने भी आपको पीछे बताई है कि R21 बराबर कितना हो जाएगा, वेक्टर R21 बराबर R2 माइनस R1। कूलाम के अनुसार Q2 पर बल, इस Q2 पर बल Q1 के कारण कितना होगा, Q2 पर बल Q1 के कारण, तो Q2 पर बल मतलब हो जाएगा F21। देखिए Q2 पर कह रहा ना, तो 2 को पहले लिख लीजिए। Q2 पर बल किसके कारण, 1 के कारण, तो F21 हो गया, बराबर के जो हमारा फार्मूला है नियतांक के Q1 Q2 बाई R21 का स्क्वायर और एकांक सदिश R21। ठीक है, एकांक सदिश जो उसकी दिशा को बताएगा किधर की ओर है। इसी तरह से कूलाम के नियम से Q1 पर बल ये हो जाएगा F12। Q1 पर बल, 1 पर बल किसके कारण, 2 के कारण, तो 1 पर बल 2 के कारण। उसी फार्मूला से चलेंगे, तो कितना हो जाएगा, Q1 Q2 बाई R12 का स्क्वायर और R12। एकांक सदिश R12 तथा R21, देखिए R12 इधर की ओर है, अगर हम R21 लेंगे तो इसके विपरीत हो जाएगा, बराबर और विपरीत दिशा में होते हैं। अतः R21 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस R12 कर सकते हैं, और जैसे इसको आप R12 करेंगे, ठीक है, तो माइनस R12 हो जाएगा। तो आप ये एकांक सदिश का वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो यह क्या हो जाएगा, F21 बराबर माइनस F12। एकांक सदिश का वैल्यू जैसे ही आप चेंज करेंगे, कहीं पर भी यहाँ पर चेंज कर तो वैल्यू चेंज हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं F21 बराबर माइनस F12 के। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि दोनों बल बराबर और विपरीत हैं, F21 और माइनस F12 ये बराबर और विपरीत हैं। अतः कूलाम के नियम न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुरूप हैं। तृतीय नियम क्या कहता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, तो वही सेम चीज को यह परिभाषित कर रहा है। यहाँ पर फिगर है, आप ध्यान दे सकते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर इसमें ये Q1 है, दोनों आवेश सजातीय होंगे, ठीक है,
दोनों आवेश सजातीय होंगे तो बल प्रतिकर्षणात्मक होगा। दोनों अगर दोनों में विजाती हैं, तो कोई प्लस हो कोई माइनस हो, तो बल कैसा होगा, वो आकर्षणात्मक होगा। चलिए अब चलते हैं हम बहुल आवेशों के मध्य अध्यारोपण का सिद्धांत। बहुल आवेशों के मध्य अध्यारोपण का सिद्धांत, ये आपके सीबीएसई के बुक से बताया जा रहा है। सब कुछ जैसे जैसे सीबीएसई में है उसी हिसाब से आपको बताया गया है। तो बहुल आवेशों के मध्य अध्यारोपण का सिद्धांत, या आवेशों के निकाय के कारण लगने वाला परिणामी बल। ये थोड़ा चेंज करके क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं, तो इसलिए 2-3 हेडिंग आपको लिखी हुई है एग्जाम के हिसाब से। किसी एक स्थिर आवेश पर, यह अध्यारोपण का सिद्धांत कहता क्या है? ये कहता है कि किसी एक स्थिर आवेश पर निकाय के अन्य स्थिर आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल उस आवेश पर निकाय के प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए, ये देखिए आपका दिया हुआ है, ये तीन आवेशों का एक निकाय है। अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि जैसे इसमें अगर कोई भी आवेश, 1 2 3 4 5 ये सब हो गए, ठीक है, इसमें से आप किसी को भी ले लीजिए, बीच वाले को ले लीजिए, चाहे इधर वाले को, उधर वाले, किसी को ले लीजिए, तो इसको लेकर के हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे निकाय का बल निकाल सकते हैं। कैसे? इसको लेंगे, किसी को भी आप लेंगे, तो हम जैसे मान लीजिए इसको ले लिया, तो इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल, इसके द्वारा लगने वाला बल, इसके द्वारा लगने, और सभी बलों का योग कर देंगे। मान लीजिए इसके द्वारा F1 हो, इसके द्वारा F2 हो, इसके द्वारा F3 हो, इसके द्वारा F4, F5, तो निकाय का कुल बल कितना हो गया? F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 F5। बहुत आसान है ये अध्यारोपण के सिद्धांत में बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आपको जरा सा इसमें डरना नहीं है। अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि निकाय का जो परिणामी बल होता है वह उसमें से किसी भी एक आवेश पर लगने वाले कुल बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इसे ही अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं। किसी एक स्थिर आवेश पर, किसी एक जिसको आपने मान लिया कि इस पर लगने वाला, किसी एक को स्थिर मान लिया, निकाय के अन्य स्थिर आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल मतलब कुल बल उस आवेश पर निकाय के प्रत्येक आवेश के कारण, सबके कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। तो आपको नॉर्मली समझना है, कोई दिक्कत नहीं। यहां देखिए, ये फिगर है आपका, ये मूल बिंदु के सापेक्ष सबकी स्थिति को निकाल लिया, तभी हम इसका सदिश योग करेंगे। सबकी स्थिति को निकाल, ये 3 आवेश हैं, 1 2 और 3, ठीक है। हम मानते हैं इस 1 वाले पर, Q1 आवेश पर कितना बल होगा। Q1 आवेश पर जो बल लग रहा होगा F1, वही इस पूरे निकाय का कुल बल होगा। तो Q1 वाले पर Q3 के कारण और Q2 के कारण, बस 2 ठो निकाल के जोड़ देंगे। Q1 वाले पर, तो मान लीजिए कि इसका Q1 वाले का बल F1, ठीक है, Q1 वाले का बल F1। अब Q3 के कारण अगर बल मान लें इस पर 1 पर, तो 1 पर 3 के कारण, तो F13, 1 पर 2 के कारण F12, दोनों को प्लस कर देंगे, इसका निकाय का कुल बल हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। अब 3 आवेशों के निकाय, 3 आवेशों का निकाय, एक यहां, एक यहां, एक यहां। मूल बिंदु से इनकी दूरी, इनकी R1, इनकी R2, इनकी R3। कूलाम के नियम से Q1 पर बल, हम ध्यान देना है, आप ये मत सोचिएगा Q1 पर ये सारे लोग मिलके कितना बल लगा रहे हैं, ये हमको निकालना है, और यही निकालेंगे तो ये हमारा सिस्टम का, निकाय का कुल बल हो जाएगा, कुल बल हो जाएगा। तो
हम इसी जो कुल बल है उसको हमने F1 मान लिया। ठीक, अब इस 1 पर 3 के कारण और 2 के कारण, तो कूलाम के नियम से Q1 पर बल Q2 के कारण, तो हमने बताया 1 पर 2 के कारण मतलब 12 F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर एकांक सदिश R12। ये कूलाम के नियम से हो गया वेक्टर के हिसाब से। उसी प्रकार 1 पर 3 के कारण F13 इज इक्वल टू K Q1 Q3 R13 का स्क्वायर, और एकांक सदिश R13, एकांक सदिश उसकी दिशा को बता रहा है। अब देखिए 3 आवेश हैं, एक पर दोनों लोग मिलके बल लगा रहे हैं, तो यही दोनों को हम प्लस करेंगे, तो कुल बल कितना होगा F1। अतः Q1 पर दोनों आवेशों Q2 और Q2 के कारण कुल बल F1 हो, तो F1 बराबर F12 और प्लस 13 हो गया। दोनों का वैल्यू रख देंगे और इसको आप जोड़ देंगे, तो हमारा F1 बराबर निकल जाएगा K Q1 Q2